स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 अक्टूबर 1995 को। जन्म का समय है 4:50 संध्या काल और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो अपने करियर से जुड़े हुए प्रश्न इन्होंने पूछा है, अपनी जॉब को लेकर के, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के पूछा है, धन की स्थिति को लेकर के, विवाह से संदर्भ में, स्वास्थ्य के संबंध में इन्होंने विशेष सवाल पूछे हैं। इनके प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं, वो हम आखिर में एक एक करके ले लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है दोस्तों 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की कुंडली बन जाती है यहाँ पर। और चंद्रमा देव देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। तो यहाँ पर इस जातिका की कुंडली बन जाती है मीन लग्न एवं सिंह राशि की। मीन लग्न यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 11 डिग्री का है, यानी लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें जिनका लग्न मीन होता है तो मैंने बार बार कहा है कि ऐसे लोग आमतौर पर आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, इंट्यूशन भी इनका बहुत हाई होता है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली बनती है ना, ये जल तत्व प्रधान बन जाता है। इस वजह से ऐसे लोग कई बार इमोशनल भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं। यहां पर इनके कुंडली में देखें तो गुरु जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो गुरु की प्लेसमेंट यहां पर बढ़िया है, लग्नेश की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। एक एक करके हम ग्रहों को देखें तो द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का केतु यहां पर मेष राशि में बैठा हुआ है। बाल अवस्था का ये केतु माना जाएगा। द्वितीय भाव में ये बैठे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मंगल की राशि में बैठे, तो मंगल की प्लेसमेंट कहां है तो देखें तो मंगल स्वग्रही होकर के कुंडली के भाग्य स्थान यानी कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं। और इस कुंडली में जो मंगल देवता है वो कारक ग्रह बनते हैं, यानी कि केतु कारक ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। तो उसी के जैसा परिणाम देगा। यहां पर बैठ करके केतु देव इनको धन देने वाले होंगे, धन संपत्ति का लाभ देने वाले होंगे। और चूंकि ये राहु केतु एक्सिस बन जाता है इसलिए उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी संपत्ति का, अपने पैतृक संपत्ति का या जो ये धन सेविंग करेंगी उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। धन आएगा, निश्चित रूप से धन आएगा, यहां पर केतु बैठा हुआ है, लेकिन सेविंग्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जब भी किसी भाव के ऊपर होता है तो उसको लेकर के स्टेबिलिटी कमजोर हो जाती है। अपनी वाणी का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यहां पर बैठ करके केतु जो है अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो मन को थोड़ा परेशान करने वाले होंगे। दिमाग में कई तरीके के विचार आ सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8म भाव के ऊपर, यहां पर केतु दृष्टि डालेंगे तो इनकी दशा चलती है तो स्वास्थ्य की परेशानी। और कुंडली के 10म भाव के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो इनकी दशा या अंतरदशा चलती है तो जॉब को लेकर के या करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाएं, सीधे चलें चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं जो कि रोग, ऋण एवं शत्रु का भाव होता है। इस कुंडली में चंद्रमा को समझे तो वो पंचमेश है, यानी कि एक कारक ग्रह है। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है। इसके स्वामी ग्रह जाकर के चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और इस चंद्रमा के ऊपर समझा जाए तो शनि एवं केतु की दृष्टि पड़ रही है। शनि और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं जिस वजह से विष दोष का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो जातिका के जो मन में है कई बार नकारात्मक विचार भी आएंगे। ये शनि की जो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक विचारों को देने वाला होगा। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, कंपटीशन में सफलता दिलवाने का योग बन जाता है क्योंकि शिक्षा,
भाव के स्वामी ग्रह कंपटीशन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो कंपटीशन में सफलता के योग बन जाते हैं। जॉब में थोड़ी परेशानी हो सकती है, खास करके स्टेबिलिटी की परेशानी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो चंचल वाला है और यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये जॉब का भाव होता है, ये कर्म स्थान है, करियर का भाव है और इससे हम जॉब को देखते हैं। तो यहां पर चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं आपके जॉब में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की परेशानी भी दे सकता है। यदि राहु केतु जैसे ग्रहों की दशा चलती है या किसी मारक ग्रह की दशा चलती है तो उस दौरान ये परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर चंद्रमा देव बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। विदेश की यात्राएं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना, धन का व्यय करवाना और विदेश की यात्राएं करवाना, इसके योग ये बना देंगे। चंद्रमा 3 डिग्री के साथ बाल अवस्था में यहां पर विराजमान है। एक बात और, चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है और ये संतान भाव के स्वामी ग्रह भी बनते हैं। तो ये हो सकता है कि संतान होने में थोड़ा सा डिले लगे, थोड़ा सा समय लग सकता है 1-2 वर्षों का। आगे बढ़ जाए, बुध को हम देखते हैं। यहां पर बुध कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। ये इसी राशि में जो बुध देव है 15 डिग्री के बाद मूल त्रिकोण में कहलाए जाते हैं, लेकिन 0 से 15 डिग्री तक ये उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर ये बुध उच्च के माने जाएंगे और इसको हम कहेंगे कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध सप्तम भाव में, जो कि पार्टनर का होता है, आपके पति का माना जाएगा एवं आपके विवाह का भी माना जाएगा। तो जो सप्तम भाव है इसको हम ध्यान से समझें तो किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर बुध यहाँ पर महापुरुष योग बना रहे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स को भी ये बढ़िया कर देगा। यदि आप व्यापार करना चाहें तो बिल्कुल आप व्यापार कर सकती हैं, आपको व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहें बिल्कुल आप कर सकती हैं, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इस कुंडली में बुध को समझें तो वो सुखेश हैं और वो सप्तमेश हैं। समग्रह है, कारक हम नहीं कहेंगे इस कुंडली में बुध को, और यहां पर ये बुध बैठे हुए हैं अच्छी स्थिति में। इस वजह से इनकी दशा अंतर्दशा आपको ज्यादातर लाभ ही देने वाला होगा। खास करके विवाह के मामले में, व्यापार के मामले में ये जो बुध हैं ये आपको लाभ देने वाले होंगे। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो फिर से ये आपको ज्ञानवान बनाने वाले होंगे, नॉलेज देने वाले होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को ये बेहतर कर देंगे और आपके माइंड को भी ये शार्प करने वाले होंगे। कुंडली के अष्टम भाव को देख लेते हैं। यहां पर 3 ग्रहों की युति है, सूर्य, शुक्र एवं राहु। सूर्य और राहु की युति ये ग्रहण दोष का निर्माण करती है कुंडली में। इस युति को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। और यहां पर ध्यान से इनकी डिग्रीज को देखेंगे तो सूर्य 1 डिग्री के हैं और राहु 2 डिग्री के हैं, यानी 1 डिग्री का फर्क है सिर्फ इनमें, यानी एक ही पोजीशन पर हैं ये दोनों करीब करीब। इस वजह से ये जो ग्रहण दोष है सूर्य और राहु का, ये बहुत स्ट्रांगली आपकी कुंडली में लगा हुआ है, जिस वजह से सरकारी नौकरी मिलने में समस्या। इनका एक प्रश्न भी है सरकारी नौकरी को लेकर के, तो यहां पर सूर्य राहु का बैठना सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया नहीं है। आपके आत्मविश्वास के लिए भी ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। और यहां पर अष्टम भाव में इनकी युति हुई है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बढ़िया नहीं कहलाएगा और पिता से संबंधित सुखों में ये थोड़ी कमी कर सकता है। यहां पर देखा जाए तो शुक्र भी बैठे हुए हैं स्वग्रही। शुक्र स्वग्रही युवावस्था के बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहा है एवं सूर्य भी यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। सूर्य नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि शुक्र साथ में बैठ गए तो यहां पर सूर्य की नीचता भंग हो जाएगी और ये सूर्य यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देंगे। तो कई सारी चीजें जो है अष्टम भाव में घटित हो रही हैं। अष्टम भाव क्या होता है? तो ये दीर्घकालिक रोग के लिए हम देखते हैं, सर्जरी के लिए देखा जाता है, रिसर्च के लिए देखा जाता है, गुप्त बीमारियों के लिए इसको हम देखते हैं और ससुराल पक्ष के लिए भी हम इसको देखते हैं। जीवन में सडन जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए भी अष्टम भाव को यहां पर देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। षष्ठेश है सूर्य जाकर के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में माफ करिए, बैठे हुए हैं। ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति को बढ़िया नहीं माना जाएगा। नीच की राशि में है, भले ही इनकी नीचता भंग हो रही है लेकिन ये नीच की राशि में है।
1 डिग्री के साथ हैं। और सबसे जो नेगेटिव बात है वो ये है कि यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दोष में है। ग्रहण दोष में होने की वजह से सूर्य की दशा में आपको क्रेडिट मिलने में मुश्किल आ सकती है कि आप काम तो करें लेकिन उस हिसाब से आपको क्रेडिट ना मिले। सरकारी नौकरी चाहती हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी जीवन में सरकारी नौकरी मिलने में। और चूंकि ये अष्टम भाव में ये दोष बन रहा है, ग्रहण दोष, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो नेत्र से जुड़ा हुआ हो, हड्डियों से जुड़ा हुआ हो, ये सारे रोगों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यहां पर राहु को देख लेते हैं। राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सडन रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चलती है, अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन में अचानक से कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो कोशिश करें कि राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चलती है तो बड़े बदलाव को करने से आपको बचना चाहिए। कम से कम खुद से बड़े बदलाव को करने से आपको बचना चाहिए उस दौरान, क्योंकि हो सकता है कि जो डिसीजन आप अचानक से लें इनकी दशा अंतर्दशा में, वो डिसीजन आगे चल के आपके लिए अच्छा साबित ना हो। यहां पर शुक्र को देख लेते हैं, तो शुक्र कहीं ना कहीं जो है स्वग्रही हैं, तो ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा लाभ दे सकते हैं अपनी दशा में। लेकिन ये शुक्र भी राहु के साथ बैठे हुए हैं, इसको बढ़िया नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसको हम बढ़िया नहीं कह सकते हैं। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह, मार्केश है, वो तृतीयेश है और अष्टमेश है। तीसरा भाव यानी कि आपके छोटे भाई बहन का भाव और साथ ही साथ आपके एफर्ट्स का भाव। तो हो सकता है कि कई बार आप जितना एफर्ट डालेंगी उतना आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपको ये शिकायत रह सकती है शुक्र की दशा में कि जितने एफर्ट्स मैं डाल रही हूं उन एफर्ट्स का लाभ मुझे उस हिसाब से देखने को नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। वाणी का खास ध्यान रखने की जरूरत है आपको, परिवार के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। राहु की दृष्टि पड़ेगी खर्च एवं विदेश भाव के ऊपर, दोनों ही चीजों को ये देने वाले होंगे। विदेश की यात्राएं करवाएंगे, धन का व्यय करवाएंगे। कई बार धन का व्यय अनावश्यक चीजों के ऊपर भी हो सकता है। और राहु की जो नवमी दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, घर में कलह की स्थिति हो सकती है या किसी प्रकार का टेंशन का माहौल रह सकता है घर में। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के नवम भाव को देखें, भाग्य भाव को देखें, तो ये भाव कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है। सबसे शुभ स्थान यदि कुंडली का होता है तो वो नवम भाव होता है, और ये नवम भाव आपका बहुत ही ज्यादा बलवान है। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं जो कि लग्नेश हैं इस कुंडली में, साथ ही साथ वो कर्मेश भी हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाएंगे। दूसरा मंगल भी यहां पर बैठा हुआ है जो कि धनेश है और भाग्येश है। भाग्येश मंगल की युति हो रही है कर्मेश गुरु के साथ, इसको हम कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। ये बहुत बढ़िया योग माना जाता है, खास करके भाग्य एवं करियर के लिए। करियर के लिए ये बहुत बढ़िया राजयोग माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट राजयोग माना जाता है कुंडली में, क्योंकि ये जो दो भाव होते हैं, एक भाग्य का भाव है, एक कर्म का स्थान है, इनके स्वामी ग्रह की युति हो रही है, वो भी भाग्य भाव में, कुंडली के सबसे पॉजिटिव भाव में। तो याद रखिए कि गुरु और मंगल जीवन में हमेशा ही आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे। इनकी दशा अंतर्दशा चलती है, जीवन में आपको ये शिखर पर लेकर के जाने वाले होंगे। जिस भी क्षेत्र में आप होंगी वहां पर ये आपको बेस्ट से बेस्ट सफलता दिलवाने वाले होंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। 19 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में ये गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। ज्ञान का लाभ, भाग्य का लाभ, विदेश की यात्राएं, ये सब कुछ ये देने वाले होंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, आपके व्यक्तित्व को बढ़िया बना देंगे, आपको ज्ञानवान बनाएंगे। तीसरे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर आपके साहस पराक्रम में भी ये वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन को ये बेहतर करने का प्रयास करेंगे। गुरु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ रही है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। गुरु की दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर पड़ रही है, शिक्षा संतान दोनों ही चीजों में ये आपको लाभ देने वाला होगा। जो मैंने कही कि चंद्रमा, एक बात कही थी मैंने कि चंद्रमा छठे में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा वहां थोड़े पीड़ित हो रहे थे, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, तो शिक्षा संतान संबंधी थोड़ी परेशानी, थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। गुरु की दृष्टि इन चीजों में जो है आपको लाभ देने वाली होगी, यानी जितना डिले हो सकता था उसमें कम डिले होगा, जो थोड़ी परेशानी हो सकती थी उन परेशानियों को ये कम करने वाले होंगे।
तो गुरु की दशा चलती है, गोल्डन पीरियड रहेगा। मंगल की दशा चलती है तो भी आपके लिए वो समय गोल्डन पीरियड रहने वाला है। मंगल को देख लें तो 5 डिग्री के साथ यहां पर मंगल मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, तो भाग्य को तो निश्चित ही ये बढ़ाने वाले होंगे, उच्च शिक्षा के योग बना देंगे। चौथी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं, विदेश में बसना चाहेंगी वो भी संभव है। तीसरे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि साहस पराक्रम को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। रिस्क लेना चाहेंगी मंगल की दशा में ले सकती हैं, लाभ मिलेगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके ये प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको लाभ देगा। यदि इनकी दशा चलती है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग बनेंगे आपके जीवन में। आप चाहें तो इन ग्रहों को थोड़ा और भी ज्यादा बलवान बना सकती हैं। कैसे, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है वक्री होकर के 25 डिग्री के साथ। यहां पर मृत अवस्था के शनि है। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो अकारक ग्रह हैं, क्योंकि वो लाभेश हैं और वो द्वादशेश भी हैं। इस कुंडली में लग्नेश के मित्र नहीं है, इस वजह से उनको अकारक ग्रह माना जाएगा और उनको कोई अच्छा भाव भी कुंडली में नहीं मिला है। लाभेश खर्च भाव में जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि धन का व्यय की शनि जो है ये धन का व्यय दर्शा रहा है। तो धन की सेविंग्स करने में आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि विदेश जाएंगी तो फिर ये शनि भी आपको बहुत मदद करने वाले होंगे। यहाँ पर शनि भी विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, तो विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, विदेश से लाभ लेना चाहती हैं तो आपके लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। अदरवाइज धन की सेविंग्स करने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। धन आएगा एक हाथ से तो दूसरे हाथ से खर्च हो सकता है। दृष्टियों की बात करते हैं, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। परिवार में जो है थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, आपस में थोड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है, टेंशन बना रह सकता है परिवार में। वाणी का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। शनि की दशांत दशा चलती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और चंद्रमा को शनि देख रहे हैं तो ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो जातक के मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको कहा कि आपका भाग्य भाव बहुत ही जबरदस्त है और नो डाउट ये भाग्य भाव बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि इस भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि राजयोग को राजभंग में कन्वर्ट कर देती है, राजयोग को भंग कर देती है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहां पर ये जो राजयोग बन रहा है वो भंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शनि अकारक है इस कुंडली में और शनि डिले के कारक ग्रह बनते हैं। तो क्या करेंगे, तो जितना लाभ मिलना चाहिए था इस गुरु और मंगल का, उस लाभ में कमी आएगी और लाभ मिलेगा भी तो थोड़े विलंब के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। हर चीज को हाँ और ना के उसमें हम नहीं तौल सकते हैं। लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन जितना लाभ मिल सकता था उसमें शनि ने कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाया, और जितनी जल्दी लाभ मिल सकता था उसमें भी शनिदेव ब्रेक लगाएंगे। क्योंकि शनि जब भी भाग्य भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे, 36वें वर्ष तक भाग्योदय करने में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। गुरु जब बैठते हैं भाग्य भाव में तो ये 16वें वर्ष में भाग्योदय करते हैं। आपकी कुंडली में मंगल भाग्येश है, भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, तो 28वें वर्ष में भाग्योदय करवाएगा। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये थोड़ा विलंब करेंगे। खास करके 30 वर्षों तक जो है शनि विशेष विलंब करते हैं और 30 के बाद ज्यादा सहयोग करते हैं और 36वें वर्ष से जो है जातक का भाग्योदय करा देते हैं। तो दशा के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। दशा यदि शनि की आती है तो रिजल्ट शनि के अकॉर्डिंग मिलेंगे, दशा मंगल की आती है तो मंगल का प्रभाव उस समय होगा आपको। इसके अलावा आपकी कुंडली से जुड़े एक और पॉइंट को मैं समझा देता हूं। अपने लग्न को देखेंगे तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि है। आपका लग्न पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है, क्योंकि इसके दोनों ही तरफ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से यहां पर स्वास्थ्य की परेशानी और डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। पाप कर्तरी दोष का लग्न में होना ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। इसके अलावा देखा जाए आपके कुंडली में जो दशा चल रही है आपको, वो शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 1 मार्च 2021 तक रहने वाली है।
शुक्र की महादशा इस कुंडली के लिए कोई बहुत जबरदस्त योग हम नहीं कह सकते, बहुत जबरदस्त समय हम नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं लेकिन वो मारक ग्रह हैं इस कुंडली में। तो मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ा होगा और उस हिसाब से रिजल्ट्स आपको दिखने को नहीं मिले होंगे। मारक ग्रह हैं तो स्वास्थ्य की भी परेशानी निश्चित रूप से ये दे सकते हैं और इसने दिया भी है आपको स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी। अभी शुक्र में केतु की अंतर्दशा चल रही है 1 मार्च 2021 तक, तो इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने धन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सूर्य की दशा आएगी। सूर्य की दशा में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वो षष्ठेश हैं और जाकर के अष्टम भाव में ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं वो। तो स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो आपको सूर्य की दशा में भी रखने की जरूरत पड़ेगी। सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बताया है कि अभी प्राइवेट जॉब में मैं हूं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं या फिर प्राइवेट जॉब ही करती रहूं। गवर्नमेंट जॉब की हम जब भी बात करते हैं तो दसम भाव को देखते हैं, जो कि आपका बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ हम सूर्य को भी देखते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, सरकारी जॉब के कारक बनते हैं सूर्य। तो आपका जो सूर्य है ना वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित नजर आ रहा है, इसलिए सरकारी जॉब आपको मिलने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्या करेंगे? तो सूर्य को बेहतर बनाएंगे। जब तक ये सूर्य बेहतर नहीं होगा, यदि मान के चलिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग भी गई, मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई, फिर भी आपको शासन प्रशासन की तरफ से परेशानी देखने को मिलेगी। क्या करेंगे? तो सूर्य को बेहतर बनाएंगे। जर्मनी से जो है इन्होंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया है, साथ ही ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। आपकी कुंडली में शिक्षा के योग हैं, उच्च शिक्षा की भी योग बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में। आप आगे भी पढ़ाई करना चाहें तो आप कर सकती हैं, और कुछ सीखना चाहें तो भी आप कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं। आपका भाग्य का भाव, उच्च शिक्षा का भाव बहुत ही बलवान है। जर्मन लैंग्वेज, जहां तक मेरी समझ में है, ये जो चीजें हैं ये बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। ये जो लैंग्वेज की जो चीजें हैं ये बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। आपका बुद्ध बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेशन को बुद्ध ही दर्शाते हैं कुंडली में। और विदेशी भाषा वगैरह की बात करें तो यहाँ पर विदेश जाकर के जो है अपना करियर बनाने की भी योग कुंडली में मौजूद है। विदेश जाकर के करियर बनाना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा व्यापार करना चाहती हैं वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, देखिए केतु का द्वितीय भाव में बैठना इतना खराब नहीं है जितना शनि का कुंडली के 12वें भाव में बैठना। ये शनि आपको ज्यादा तभी लाभ देगा धन के मामले में जब आप विदेश जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लाभेश खर्च भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो धन आएगा तो सही लेकिन टिके नहीं, इसकी परेशानी आपको रह सकती है। तो विदेश जाने से आपको थोड़ा ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। विवाह कब होगा? देखिए सूर्य की दशा में विवाह होने के योग हैं आपकी कुंडली में। मार्च 2021 से 2023 के बीच में जो है आपका विवाह हो जाएगा। मार्च 21 से लेकर के मैं 2023 की बात कर रहा हूं, बहुत लंबा समय है। 2.5 वर्षों के लिए आपके विवाह का योग बन रहा है। निश्चित रूप से इसमें गोचर कई बार सपोर्ट नहीं भी करेंगे, बट ओवरऑल यदि हम बात करें तो मार्च 2021 से आपके विवाह के योग प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। लग्न कुंडली देखा जाए विवाह के लिए तो जबरदस्त है। सप्तम भाव सप्तमेश और विवाह कारक गुरु जो है आपकी कुंडली में वो बहुत ही बढ़िया। जब हम स्त्री की बात करते हैं तो विवाह के लिए हम गुरु को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। यदि ये पुरुष की कुंडली होती तो हम सप्तम भाव को देखते और शुक्र को देखते। तो यहां पर आपका गुरु भी मैंने कहा बढ़िया है और सप्तमेश और सप्तम भाव भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहां से विवाह बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम नवमांश कुंडली को देखते हैं तो वहां पर मुझे थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। राहु केतु वहां पर आपके लग्न और सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा भी वहां पर पीड़ित है राहु केतु से। क्या करेंगे? कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे और कुछ नहीं। कुंडली मिलान हो जाता है उसके बाद विवाह करते हैं, परेशानी ना के बराबर आएगी। लेकिन कुंडली मिलान नहीं करते हैं, वैसे ही विवाह कर लेते हैं तो चांसेस हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के। और ये बात आपकी लग्न कुंडली नहीं बता रही है, आपकी नवमांश कुंडली बता रही है। या ये हो सकता है कि चंद्रमा दोनों ही चार्ट में पीड़ित है तो किसी ना किसी कारणवश जो है आप टेंशन में रहें। जानना चाहती है पति कैसे होंगे? बहुत ही बढ़िया होंगे। गुरु दोनों ही चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है।
गुरु जो कि पति कारक ग्रह है, उनकी स्थिति बढ़िया है, यहां पर भी बढ़िया है, और नवमांश में वो मूल त्रिकोण राशि में जाकर के बैठे हुए अपनी खुद की राशि में, तो पति अच्छे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुंडली मिलान हो जाएगा तो स्थिति बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। आईएएस आईपीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के योग कैसे हैं? आपका जो दसम भाव है, कर्म स्थान, वो बहुत ही बढ़िया है, वो पार एक्सीलेंस है आपका। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस जैसे जॉब की हम बात करते हैं या करियर की हम बात करते हैं, तो हम सूर्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूर्य ही शासन प्रशासन है। यदि हम कुंडली में देखें, गुरु और मंगल को हम देखते हैं, लेकिन सूर्य के बाद सबसे पहले नंबर पे सूर्य आता है, और आपका सूर्य पीड़ित नजर आ रहा है। तो इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन आप प्रयास करना चाहती हैं, आप प्रयास कर सकती हैं। सूर्य को आपको हर हाल में बेहतर करना ही करना है। इसकी दशा भी आपको आने वाली है, तो सूर्य को बिना बेहतर किए आपका काम नहीं चलने वाला है। स्वास्थ्य के लिए भी, सरकारी नौकरी के लिए, करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको सूर्य को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि बेहतर से बेहतर कर पाऊं। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह ये जानना चाहती हैं। देखिए, गुरु और मंगल ये दोनों ही बहुत ही बलवान है आपकी कुंडली में। फिर भी आप किसी एक का नाम जानना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से मैं गुरु को कहूंगा, क्योंकि डिग्री वाइज गुरु जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, भाव वाइज भी गुरु बहुत ही बलवान है। तो गुरु बृहस्पति आपके बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बलवान नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरु और मंगल दोनों की स्ट्रेंथ बढ़िया मानी जाएगी। इन्होंने बताया कि गायनी रिलेटेड परेशानी है थोड़ी, तो क्या इसका मेरे विवाह के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये शुक्र के कारण होती है, और यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव गुप्त रोग का होता है और इन चीजों को दर्शाते भी हैं शुक्रदेव। उनका संबंध यहाँ पर राहु के साथ पड़ रहा है, तो ये एक कारण बन सकता है इस तरीके की परेशानी का, और विवाह के ऊपर इसका असर हो, इसके चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। इसके चांसेस कम नजर आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी ये परेशानी कम होती चली जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, पिछले 2 वर्ष से मुझे स्वास्थ्य की परेशानी रही है और अभी चल रही है 2 वर्षों से। देखिए, अभी तो शुक्र में केतु की अंतर्दशा चल रही है, ये समय अच्छा है नहीं है आपके लिए, और एक बार ये दशा निकल जाए तो भी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि सूर्य की दशा में स्वास्थ्य की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि गायनी रिलेटेड परेशानी में थोड़ी कमी आ जाए, गायनी रिलेटेड परेशानी में थोड़ी कमी आ जाए, इसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, विदेश में करियर सेटल होगा या फिर इंडिया में? विदेश में करना ज्यादा बेहतर रहेगा। विदेश में संभव हो तो विदेश आप निकल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को देखते हैं। नवमांश कुंडली आपकी 7 नंबर से प्रारंभ होती है, तुला लग्न की बन जाती है। लग्न में ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, ये बढ़िया नहीं है। और आपके सप्तम भाव में केतु और चंद्रमा ग्रहण दोष में है, यानी कि सूर्य जो कि आत्मा का कारक होता है, आत्मविश्वास का कारक होता है, वो लग्न कुंडली में भी पीड़ित है। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, वो भी लग्न कुंडली में पीड़ित है और नवमांश में भी पीड़ित है। तो सूर्य और चंद्रमा आपके पीड़ित है दोनों ही कुंडलियों में, ये वीक पॉइंट बनता है। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाकी ग्रहों के लिए, और स्थिति कोई खराब नहीं है आपकी कुंडली में। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को बेहतर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो जॉब के लिए हम देखें, विवाह के लिए देखें, आपकी मानसिक शांति के लिए देखें। कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन मन अशांत रहता है। उनकी कुंडलियों को यदि निकाल करके देखेंगे तो चंद्रमा आपको पीड़ित मिल जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य को बेहतर बनाने से ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। उपाय पर चलते हैं, जिन उपायों से आपको बढ़िया लाभ होगा। पुखराज रत्न, वैसे तो देखिए गुरु का बल बहुत ही ज्यादा है, कोई खास जरूरत नहीं नजर आती है, लेकिन फिर भी यदि आपको स्वास्थ्य की परेशानी है तो पुखराज रत्न धारण करिए। 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करिए। बहुत बड़ा पुखराज धारण करने की जरूरत नहीं है। 5.25 रत्ती का पुखराज सोने अथवा पित्तल की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको इसको धारण करना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को। इसके अलावा मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकती हैं। 7.25 रत्ती का मूंगा सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को धारण करना है।
पहले प्राथमिकता आपको पुखराज को देनी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के ऊपर सीधा असर डालेगा आपको। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सूर्य को बेहतर करें। सूर्य की दशा भी आपको आने वाली है, स्वास्थ्य संबंधित ये परेशानी दे सकता है, तो सूर्य को बेहतर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य को अर्घ्य देंगी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगी, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है सूर्य का, इसका भी यथासंभव जाप करेंगी, या फिर 5 माला 10 माला जैसा आपके पास समय हो, इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगी सुबह शाम, एवं हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी। आपकी कुंडली में विष दोष जो बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक परेशानी नजर आ रही है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। आखिरी उपाय है आपके लिए, हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को जो है कुछ मीठा खिला देंगी, चाहे चॉकलेट हो, टॉफी हो, कुछ भी हो। कोशिश करें चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार को कम से कम आपको 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना चाहिए, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 25 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।